चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एनवायरनमेंट में तीसरे चैप्टर को। तीसरा चैप्टर हमारा ए है, सजीव किसे कहा जाता है। देखिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं वे क्या करें, हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखें। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक हमने परिवार वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने आपको अनुवांशिकता और वातावरण के चैप्टर को भी पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद उन क्लासेस को जरूर देख लेंगे। एक एक कह सकता हूं मैं कि एक एक अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते आते हैं और समझते आते हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग पूरी सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी करवा कर दे दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। इस बार आप केवल और केवल 90 मार्क्स से पास नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा लाकर पास हो, जिससे आपके अंदर एक तरह से अच्छा मोटिवेशन जाग सके कि अब हमारी तैयारी बेहतर हो रही है, अब हमें पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमें नौकरी मिल सके। ठीक है, यानी कि सुपर टेट की भी तैयारी आप कर सके। चलिए आज के विषय में जो हम बात करने वाले हैं सजीव के बारे में, कि सजीव किसे कहा जाता है। देखिए सजीव की बात करते हैं तो उससे पहले हम आइए ये समझ लेते हैं कि जीव किसे कहा जाता है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं जीव किसे कहा जाता है। देखिए जीवन, जिनमें जीवन होता है उसे क्या कहा जाता है, जीव या सजीव कहा जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो सजीव दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं की बात करते हैं तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं या दो प्रकार की चीजें होती हैं। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो पहली बात करते हैं सजीव वस्तुएं की बात की जाती है या सजीव चीजों की बात की जाती है। सबसे पहली बात करते हैं सजीव चीजों की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं या निर्जीव चीजों की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सजीव किसे कहा जाता है, तो जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। तो जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। जैसा कि बात करते हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी, हम सभी लोग किसमें आ जाते हैं, तो हम सभी लोग आ जाते हैं सजीव में आ जाते हैं। और निर्जीव वस्तुएं किसे कहा जाता है या निर्जीव चीजें किन्हें किन्हें कहा जाता है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है या निर्जीव चीजें कहा जाता है। जैसा कि बात करते हैं, हमारे सामने बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, ये भी क्या है, निर्जीव है। हमारे पास हाथ में पेन है तो ये भी क्या है, निर्जीव है। हम आपके सामने आपको पढ़ा रहे हैं तो हम में जीवन है, तो हम सजीव के उदाहरण माने जाएंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं जो एक तरह से सांस ले सकती हैं, सबसे मेन है सांस लेना, मतलब श्वसन करना, और खाना पीना खाना, ठीक है, घूमना फिरना उठना बैठना, ठीक है, ये सब सारे काम कर लेते हैं, उनमें जीवन होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। हमारे आसपास की चीजें जहां हम बैठते हैं उठते हैं, जैसे सोफा की बात करते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, और अन्य जो चीजें होती हैं, फ्रिज की बात करते हैं, कूलर की बात करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, सजीव वस्तुएं हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत ही साधारण प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है और ऐसे ही साधारण प्रश्न को आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन है, इनको कौन गलत करेगा, इनको तो हम आराम से सही कर देंगे। और जब आप ऐसा सोचते हैं, आप एक बार क्वेश्चन के साथ मजाक करते हैं और क्वेश्चन क्या करता है, आपके साथ मजाक कर लेता है, और जैसे उसने मजाक कर लिया तो आपको बुरा लग गया कि देखो इस बार भगवान जी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हमने थोड़ा सा ही मजाक किया था, उसने ज्यादा मजाक कर लिया। हाँ, चलिए हम बात करते हैं सजीव के बारे में। भोजन करते हैं, देखिए ऐसे जीव जो भोजन करते हैं, जो श्वास लेते हैं, ठीक है, यानी श्वसन क्रिया करते हैं, जो वृद्धि मतलब जिनकी वृद्धि होती है, या अपने समान वे संतान को उत्पन्न करते हैं, और इन सभी में क्या होता है, जीवन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो सजीव किन्हें कहा गया है, जो भोजन करते हैं,
यानी कि एक तरह से भोजन लेते हैं, जो श्वास लेते हैं या श्वसन वाली क्रिया करते हैं, जो वृद्धि करते हैं यानी जिनकी वृद्धि होती है, जो अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, इन सभी में क्या होता है, जीवन होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, सजीव कहा गया है। और जिनमें इस तरह के गुण नहीं पाए जाएंगे, जिनमें इस तरह के गुण नहीं पाए जाएंगे, किस तरह के गुण, एक तो भोजन करने वाली बात करते हैं, एक श्वसन की बात करते हैं, एक वृद्धि की करने की बात करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करने की बात करते हैं, जिनमें इस तरह के गुण नहीं पाए जाएंगे, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है, क्योंकि उनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है, और जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं। कहा जाता है कि जितने भी जीव होते हैं या जितने भी सजीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, वे सभी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब हो जाता है सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसी ही बातें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कथन कारण के निष्कर्ष के आधार पर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बनता है, 4 ऑप्शन में आप देखते हैं सीटेट क्या करता है, एक एक लाइन का पूरा क्वेश्चन ही बना देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इतनी बड़ी लाइन, ऑप्शन नंबर बी के इतनी बड़ी लाइन। ठीक है, अगर आप सारी बातों को जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर लेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो फिर तो आप जानते ही क्या होगा आपके साथ। तो ध्यान रखिएगा, सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं वे क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग माना जाता है। अगर कोई कहता है श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो आप बता दीजिए श्वास लेने की ही जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जब जंतु सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं। जब क्या होता है कि जंतु सांस लेते हैं, जंतु में हम सभी लोग आ जाते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक तरह से ऑक्सीजन गैस को एक तरह से अंदर लेते हैं, और जब हम अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गैस छोड़ते हैं, और उस गैस का नेम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, CO2 कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, CO2 कहा जाता है। देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये क्या करती है, हमारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है रहने के लिए, मतलब एक अनुकूल वातावरण भी तैयार करके देती है। लेकिन यही अगर CO2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि एक तरह से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता है, और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, यानी जलवायु परिवर्तन होता है। अब जब जलवायु परिवर्तन होता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है तो कहीं पर सूखा पड़ जाता है, और कहीं पर तमाम तरह की चीजें, घटनाएं घटने लगती हैं। तो वो बातें हम बाद में देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सजीव के बारे में, इसलिए हम ज्यादा चीजों को नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने देखा कि जब जंतु सांस लेते हैं तब वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, और जब क्या होता है, सांस को छोड़ते हैं तब वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन जो है भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। बिना सांस के हम खाना खा सकते हैं क्या? एक बार बंद करके देखिए, सब कुछ बाहर हो जाएगा। हाँ? एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आप हमें बता दीजिए कि एक वयस्क मनुष्य कितने मिनट में सांस को लेता है और छोड़ता है। वहां पर क्वेश्चन में दे देगा 12 से 13 बार, 14 से 15 बार की बात करते हैं, 15 से 18 बार की बात करते हैं। ठीक है, 15 से 18 बार की बात करते हैं, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा तो आप लगा पाएंगे, और ऐसे डेटा पर आपका तुक्का नहीं काम करता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के अगर डेटा आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। अगर पॉजिटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से तुक्का लगाइए, लेकिन यहाँ पर आपका तुक्का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा है और जहां डेटा होता है वहां तुक्का काम नहीं करता है। ठीक है,
चलिए कॉन्सेप्ट में ही तुक्का काम करता है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हर जंतु के जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उनके जो श्वसन अंग होते हैं वे अलग अलग होते हैं। मतलब कोई कहाँ से सांस लेता है, कोई कहाँ से किस पार्ट, किस अंग का पार्ट से वो सांस लेता है, वो सब नेचर के द्वारा बनाया गया है। आइए हम समझ लेते हैं कि नेचर ने किस जंतु को किस अंग से सांस लेने के लिए एक तरह से अंग दिए हैं या कौन सा अंग दिया हुआ है। जैसा कि बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, छिपकली की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं, तो ये सभी जो श्वास लेते हैं अपने फेफड़े से लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो श्वास लेते हैं किस अंग से लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फुफ्फुस भी कहा जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, भैंस की बात कर सकते हैं, सांप की बात कर सकते हैं, छिपकली की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं। ये सारे कहां से सांस लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं, जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मक्खी की बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं, या इनके जैसे अन्य जो कीट होते हैं वे कहां से लेते हैं सांस, तो वातक से लेते हैं, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, कभी आप मक्खी को पकड़िएगा, जो पीछे वाला पूंछ वाला थोड़ा से पार्ट उठा टाइप होता है, तो वहीं से लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब केचुआ की बात करते हैं, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसान के लिए लाभकारी काम करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इसकी खास बात यह है कि एक किसान का मित्र है और एक कहां से श्वास लेता है, तो त्वचा से। ठीक है, जो इसकी स्किन होती है जो आर्द्र होती है, थोड़ी नमी टाइप की पाई जाती है, कभी आप केचुआ देखिएगा, और जो चिकनी टाइप की चीजें होती हैं उसकी जो स्किन होती है वहां से क्या करता है, श्वास लेता है। ये बातें ध्यान रखेगा। अब यहां से कुछ जो क्वेश्चन बनेगा आपसे मिलान करने के लिए देगा, बोलेगा कि ए और बी से मिलान करके आप हमें बताइए। ऐसा थोड़ी ना पूछेगा कि केचुआ कहां से एक तरह से सांस लेता है, इस तरह एकदम ये समझ लो चिंटू पिंटू वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, रिंकू पिंकू वाला। तो ध्यान रखना। तो एक केचुआ की बात करते हैं, जिसे किसान का मित्र कहा गया है। ठीक है, ए कहां से सांस लेता है, त्वचा से लेता है। अब मेंढक की बात करते हैं, जिसे फ्रॉग कहा जाता है। मेंढक जो होता है, मेंढक की बात करते हैं, तो फेफड़े से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है, यानी कि स्किन से भी लेता है। त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहा जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो फेफड़े की बात, मेंढक की बात करते हैं, तो मेंढक जो होता है कहां से सांस लेता है, तो वो फेफड़े और त्वचा से लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली की बात करते हैं, तो एक कहां से सांस लेते हैं, गिल से लेते हैं, जिसे गलफड़े कहा जाता है या क्लोम कहा जाता है। ठीक है, तो गिल की बात करते हैं या गलफड़े की बात करते हैं, वहां से कौन सांस लेते हैं, तो है ऑक्टोपस की बात करते हैं और मछली की बात करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेल मछली की बात करते हैं, डॉल्फिन की बात करते हैं, तो ये अपने कहां से सांस लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, नासा द्वार से लेते हैं और वात छिद्र से लेते हैं। आप व्हेल मछली या डॉल्फिन को देखते हैं तो कई बार क्या होता है, आप समुद्र में देखते ना, ऊपर आती हैं और फिर नीचे जाती हैं हर 2-3-5 मिनट में, तो उसके पीछे का कारण यह है वो श्वास लेती हैं। ठीक है, लेकिन ये श्वास किस अंग से लेते हैं, फेफड़े और नासा द्वार की बात करते हैं। नासा द्वार का मतलब हो जाता है जो नाक में होल होता है, उसे नासा द्वार कहा गया। ठीक है, छिद्र की बात करते हैं। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि इन्हें स्वच्छ वायु मिल सके, इसलिए क्या करते हैं, एक तरह से समय समय पर क्या होता है, समुद्र से बाहर आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब पौधों की खास बात क्या है, आइए हम पौधों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं पौधों के बारे में, पौधों की खास बात क्या है। पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है मुख्य रूप से उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पौधों में जो एक तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है, उनके पत्तियों के द्वारा होता है, उनके पत्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, जो एक तरह से ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों गैसों का आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, या नाइट्रोजन गैस को भी क्या करते हैं, एक तरह से ये लेते हैं। ठीक है, तो भोजन के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधे की बात करते हैं तो नाइट्रोजन गैस तो वो तो जड़ों से लेते हैं।
ठीक है, पत्तियों से नहीं लेते हैं क्योंकि वो जड़ों से ही मिल पाती हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो वो कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को ये अंदर भी ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी परिस्थिति होती है जब पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, वे हमेशा क्या करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें देते हैं और ऑक्सीजन गैस को हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं या कुछ ऐसा समय होता है जो उस समय में अगर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है या रंध्रों पर पड़ता है, तब क्या करते हैं, ये भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं जिसके वजह से हमारा जीवन संभव है, यानी कि हम जीवित हैं, और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सी परिस्थिति होती है जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 गैस को ऑब्जर्व करते हैं और अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो वो परिस्थिति होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो केवल और केवल दिन में होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल और केवल दिन में होता है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश पड़े फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसको क्या कहा जाता है, पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, स्वयं भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही क्या होता है कि वे अपने भोजन बनाते हैं और जिससे क्या होता है, CO2 गैस को अंदर लेते हैं और अगर देखें तो O2 गैस को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये दिन में क्या होता है, दिन की प्रक्रिया में यदि आप देखें तो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं, CO2 गैस को अंदर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनकी खास बात यह है, इनकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, वो दिन रात होती है। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर दिन दिन में होगा तो फिर जीवित कैसे रहेंगे। तो भाई हमेशा वो प्रोसेस चलते रहना चाहिए ना, हमेशा कंटिन्यूअस। जैसे हम सभी लोग हैं, अगर जीवित हमें रहना है तो ऐसा नहीं है कि हम दिन में सांस ले लेंगे रात में नहीं लेंगे, तो रात में क्या होगा, हमें लेना पड़ेगा ना। तो वैसे पेड़ पौधे भी हैं, ये क्या करते हैं, दिन और रात क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। दिन में लेकिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं। पौधों में प्रकृति में पौधे के ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो मिलता है एक तरह से पौधों से मिलता है। अब देखिए, ये रही दिन की स्थिति, ये है डे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये रही सूर्य की रोशनी पड़ रही है पत्तियों पर और जिससे वे क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को, यहां देखो CO2 गैस को अंदर लेते जा रहे हैं, ले रहे हैं ना अंदर गैस। अब O2 गैस को बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन रात की स्थिति बदल जाती है, रात में पेड़ पौधे अपने तरीके से चलते हैं। ठीक है, हमेशा अपने आपके तरीके से नहीं चलेंगे। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे और CO2 गैस को बाहर छोड़ेंगे। इसीलिए पहले के लोग क्या कहते थे कि अगर आपको बाहर सोना है तो पेड़ पौधों के नीचे मत सोइए ना। वो तो भूतों से डराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कारण साइंस का भी रहा होगा। ठीक है, वे जानते हैं कि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो निकलती हैं जो मानव को एक तरह से क्षति पहुंचा सकती हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो रात में क्या होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन एक पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। कौन सा पेड़ है, पीपल का। पीपल का जो पेड़ है ना, वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला
पेड़ जो है वो है पीपल का पेड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब जो सजीव होते हैं ना, वे क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति, स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उद्दीपन किसे कहा जाता है और अनुक्रिया किसे कहा जाता है। चलो मैं बता ही देता हूं। ऐसे उद्दीपन का मतलब हो जाता है उत्तेजित होना या उत्तेजित करना। ठीक है, जब कोई चीजें किसी चीज को उत्तेजित करेंगी तो वो चीजें उसके प्रति क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अनुक्रिया कहा जाएगा। जैसे आप समझिएगा, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। मतलब जो हमें एक तरह से, जैसे कोई हमें मार दे तो फिर हम भी उसे मार देंगे। किसी ने हमें उत्तेजित किया ना, जैसे हमें किसी ने उत्तेजित किया, किसी ने हमें गाली दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको भी रिस्पॉन्स करेंगे ना। तो ये वही बातें हैं यहां पर कही जा रही हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, हमारे आसपास होने वाले जो परिवर्तन हैं जो किसी सजीव को परिवर्तन प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी चीज के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। जैसे ही क्या होता है कि एक तरह से कोई गर्म वस्तु को हम टच करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, कॉकरोच जो है रोशनी को देखते ही वो क्या करता है, छिप जाता है। तो जो कॉकरोच होता है वो रोशनी को जैसे ही देखेगा वो छिप जाएगा। अपने मनपसंद जैसे ही हमें व्यंजन या भोजन मिलता है हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सूरज के छिपने के बाद कुछ फूल अपने आप से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सूरज के छिपने के बाद अपने आप से बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं छुई मुई की बात करते हैं जिसे गुल मेहंदी कहा जाता है। ठीक है, कि पौधों की पत्तियां छूने पर अपने आप से सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे कि गुल मेहंदी की बात करते हैं जिसे छुई मुई कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है एक तरह से छूने पर ही क्या होता है, इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उपरोक्त उदाहरण में अगर देखें तो उद्दीपन क्या है, तो गर्म वस्तु की बात करते हैं, ये क्या है, उद्दीपन है। रोशनी की बात करते हैं, ये है उद्दीपन है क्योंकि कॉकरोच छिप जा रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं मनपसंद व्यंजन मिल गया, तो ये क्या है, उद्दीपन है। सूरज का छिपना उद्दीपन है। पत्तियों का छूना अनुक्रिया है। उद्दीपन है। अब अनुक्रिया किसे कहा गया है, जब हाथ हमने पीछे खींच लिया तो उसे क्या कहा गया, अनुक्रिया कहा गया। ठीक है, कॉकरोच जो है पीछे छिप गया तो उसे अनुक्रिया कहा गया। रोशनी को देखकर, व्यंजन को देखने के बाद एक तरह से मुंह में पानी आ गया तो एक तरह से क्या है, अनुक्रिया है। सूरज के ढल जाने के बाद क्या है, फूल का बंद हो जाना, उसे क्या कहा गया, अनुक्रिया कहा गया। और पत्ती को छूने के बाद जब पत्ती सिकुड़ गए तो इसे क्या कहा गया, अनुक्रिया कहा गया। तो हमने आपको एक तरह से देखा जाए तो उद्दीपन भी समझा दिया कि उद्दीपन किसे कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल से भी हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अनुक्रिया किसे कहा गया उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप ना समझे हो। अब अगर आप नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए आप मंद बुद्धि वाले होंगे, हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी को ये बातें बुरी लगे, लेकिन उसके लिए मैं शब्द वापस लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं, सजीवों में इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो सजीवों में इंद्रियां होती हैं और इंद्रियां किसे कहा गया है, ठीक है, आंख नाक कान मुंह की बात करते हैं, जीभ त्वचा की बात करते हैं, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो सजीवों में अगर देखा जाए तो इंद्रियां पाई जाती हैं और ये 5 इंद्रियां जंतुओं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आंख का काम होता है देखने के लिए, ठीक है, कान का काम होता है सुनने के लिए, नाक का काम होता है सूंघने के लिए, जीभ का काम है स्वाद बताने के लिए, त्वचा का काम है एक तरह से महसूस कराने के लिए, ठीक है, या महसूस करने के लिए। चलिए, विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो जितने ज्यादातर कुछ जंतु होते हैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके, मैंने आपको बता दिया है इंद्रियां किसे कहा गया, आंख नाक कान मुंह की बात करते हैं तो इन्हें इंद्रियां कहा गया। ठीक है, तो इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, बहुत सारे जीव क्या करते हैं, एक तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे समझिएगा,
जैसे चींटियां जो है ना अपने समूह की चींटियों के द्वारा छोड़ी गई गंध से वे पहचान लेती हैं। मतलब अगर आप देखें तो चींटी हमेशा ग्रुप में रहती हैं, तो उनके द्वारा गंध छोड़ी जाती है जिसकी वजह से उनकी लाइन टूटती नहीं है। हमारी लाइन भले टूट जाए ना, हम पहले ग्रुप में चलते हैं, फिर हमारा एक दो दो का ग्रुप अलग हो जाता है, तीन तीन का ग्रुप अलग हो जाता है। जैसे हम कहीं घूमने जाएं और ये होगा कि चलो सब लोग एक साथ चलेंगे, तो ज्यादा नहीं 5 मिनट तक तो सब एक साथ चलते रहेंगे, फिर 2 की लाइन पीछे हो गई जाएगी, 2 की लाइन बगल हो गई, 2 की आगे हो गई। हम अपने ग्रुप को भले ही एक तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन चींटियां ऐसी नहीं करती हैं। हमसे अच्छा तो चींटियां ही हैं, हाँ, जो कम से कम समझती तो हैं हमें ग्रुप में रहना, अपनी लाइन को नहीं तोड़ना है। ठीक है, हम तो अपनी लाइन छोड़ो अपनी दिशा और दशा ही बदल लेते हैं। कहीं पर अगर घूमने गए हैं तो कोई कुछ खरीदने चला गया, कोई कुछ खरीदने चला गया। ठीक है, तो चींटियां जो है अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। अब जो चींटियां होती है ना, फेरोमोन नामक हार्मोन क्या करती हैं, छोड़ती हैं। तो फेरोमोन को ध्यान रखिएगा, जिसे सूंघकर अन्य चींटियां एक दूसरे के पीछे पीछे चलती आती हैं। चींटियां देख नहीं सकती हैं, ये बातें ध्यान रखना, इनकी आंखें नहीं होती हैं, मतलब एक गंध से चीजों को पहचान लेती हैं। और दूसरी बात करते हैं, जब ये झुंड में निकलती हैं तो इसमें ग्रुप में एक लीडर होती है, पक्षी मतलब एक चींटी लीडर होती है, और वही क्या करती है, फेरोमोन नामक क्या होता है, हार्मोन को छोड़ती है। तो फेरोमोन ही है, फेरोमोन नामक एक तरह से हार्मोन को छोड़ती है और छोड़ते चलती है। बाकी सभी चींटियां इसकी गंध के आधार पर पंक्ति में पीछे पीछे चलती है। मतलब इस जो फेरोमोन नामक जो हार्मोन है, इसके गंध के आधार पर सभी एक तरह से पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये रही चींटियों का क्रम, या एक तरह से उनकी पंक्तियों की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं रेशम के कीट के बारे में, कैसे बनते हैं। वैसे तो हम ये ज्यादा नहीं जानेंगे कैसे बनते हैं, क्योंकि इनके बनने की प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। देखिए, कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे क्या करते हैं, अपनी मादा के कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। और जैसे कि रेशम के कीड़ा की बात करते हैं, तो रेशम के कीड़े की बात करते हैं तो इसकी खास बात क्या है, ये क्या करते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़ों को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो, कुछ ऐसे पक्षी हैं, इनकी खास बात क्या है, जैसे कि बात करते हैं बाज की बात करते हैं, गिद्ध की बात करते हैं, चील की बात करते हैं, तो इनकी जो दृष्टि होती है मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो कई बार आ चुका है कि आप हमें ये बता दीजिए ऐसी कौन सी पक्षियां हैं जो हमसे भी 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकती हैं। तो बात करते हैं बाज की बात कर लेते हैं, गिद्ध की बात करते हैं, चील की बात करते हैं। तो ये सारी जो पक्षियां हैं ना, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख सकती हैं। अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, एक घूमते हुए अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को भी देख सकती हैं। जो पक्षियां हैं अलग अलग चीजों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। क्योंकि इनकी खास बात यह है, इनके सर के तरफ दोनों तरफ आंखें होती है। पक्षियों के दोनों सर, मतलब जो सर होता है ना, उनके दोनों तरफ क्या होता है, आंखें होती हैं। ठीक है, और परंतु इनकी आंखें जो होती हैं, ठीक है, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख पाती हैं। अब बात करते हैं बाज की खास बात क्या है। ठीक है, अब हम एक एक पक्षी को समझ लेते हैं। बाज जो है एक पक्षी है जिसे ईगल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ईगल के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी की बात करते हैं, इसे ईगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षी के 2 पंजे, पक्षी के 2 पंजे, 2 पंख और 2 आंखें, एक मुड़ी हुई नुकीली चोंच और पंजे में तेज नाखून होते हैं। इस पक्षी की खास बात यह है। तो बाज की खास बात क्या है, इसके 2 पंजे हैं, 2 पंख हैं, 2 आंखें हैं, एक मुड़ी हुई जो नुकीली एक तरह से चोंच होती है। ठीक है, नुकीली चोंच होती है और पंजे में तेज नाखून होते हैं बाज के। बाज भोजन के रूप में सांप को भी खा सकता है, मेढक को भी, मछली को भी, खरगोश को भी
और चूहे और छोटे पक्षी को भी खा सकता है। मतलब भोजन के रूप में यदि आप देखें तो इतने सारे जंतुओं को एक तरह से खा सकता है। बाज एक ऐसी पक्षी है जिसने देखने की क्षमता जो होती है हमसे 4 गुना ज्यादा होती है, तो हमसे भी 4 गुना ज्यादा दूर देख सकता